नमस्कार दोस्तों, मैं विनय शर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री पर। दोस्तों, आज मैं जो क्लास लेके आ रहा हूं आपके सामने वो रहेगी केमिस्ट्री की क्लास विद कंसेप्ट क्लास चलेगी। और दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपको क्वेश्चन के साथ साथ कंसेप्ट क्लियर कराने की जिम्मेवारी मेरी होगी। तो जब भी आप ये वीडियोस मेरी देखते हैं तो दोस्तों उस चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए। अगर अच्छी नहीं लगी, उसमें किसी चीज़ की गुंजाइश है तो अनलाइक करते हुए देर ना लगाएं, आप उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री की क्लास। जो मेरी मुहिम है वो है कि सब इंस्पेक्टर के लिए आपको रसायन विज्ञान का अच्छे से अच्छा लेवल प्रोवाइड कराना। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हम अपनी जो क्लास है उसको। सबसे पहले मैं आपके सामने दो छोटी छोटी बातें आपको मैं बता देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो मेरी छोटी छोटी बातें रहेंगी वो ये रहेंगी। तो सबसे पहले हम बात स्टार्ट करते हैं अपनी कि हम सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो छोटा सा टॉपिक ले रखता हूँ मैं आपके सामने, जिसका नाम है पर्यावरण से संबंधित केमिस्ट्री। आपकी एनवायरनमेंट से संबंधित केमिस्ट्री जो है थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिर हम क्वेश्चन करेंगे और फिर क्वेश्चन के अंदर कंसेप्ट करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्यावरण से संबंधित। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको। जैसा कि आपको पता है कि भोपाल के अंदर जो गैस त्रासदी हुई थी, आप सभी अवेयर हो, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ये आपकी 2 और 3 दिसंबर की रात्रि 1984 को हुई थी। इसमें जो गैस रिलीज़ हुई थी गैस, उसका नाम था MIC, यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है जी, मिथाइल आइसोसाइनेट था CH3NC। मिथाइल आइसोसाइनेट वो गैस थी, जहरीली गैस थी। इसके कारण काफ़ी लोग यानी 3000 से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो रात को ही दम घुट के मर गए थे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप इस चीज़ को नोट करते रहिए। चलिए अब अगला पॉइंट जो हम देखने वाले हैं, अगला पॉइंट मेरा रहेगा वो रहेगा दोस्तों, अगली हम बात करते हैं। तो अगली हम बात करते हैं दोस्तों अपनी टाइप्स ऑफ स्मोग। काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों, इसको बड़े अच्छे से समझिए। स्मोग जो होती है दोस्तों वो स्मोक और फोग, यानी कि धुआं और कोहरा जो होता है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो आसमान को धुंधला कर देते हैं दोस्तों। आसमान को अगर धुंधला करेंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, और आँखों के अंदर जब वो धुआं जाएगा तो जलन आँखों में पैदा हो जाएगी। ये जो स्मोग है ये एनवायरनमेंट केमिस्ट्री का एक हिस्सा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए ध्यान से, मैं आपको बड़े अच्छे से समझाने वाला हूँ। 2 प्रकार की हुआ करती हैं दोस्तों ये। सबसे पहले एक होती है लंदन स्मोग। लंदन, या इसको क्लासिकल भी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये सबसे पहले लंदन शहर के अंदर देखी गई थी। लंदन स्मोग, क्लासिकल स्मोग सबसे प्राचीन स्मोग है, देखी गई थी। उसके बाद जो दूसरी स्मोग है दोस्तों वो है आपकी फोटो केमिकल स्मोग, यानी कि प्रकाश रसायन स्मोग। ठीक है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिए, पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आता है दोस्तों, हमें पता ही नहीं होता क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट में उलझे रह जाते हैं। वही छोटे छोटे क्वेश्चन हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, खुश हुए रहते हैं।
पर पेपर वाला जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन बना देता है, समझिए। लंदन स्मोक दोस्तों सबसे पहले 1952 के अंदर लंदन में देखी गई थी। और फोटोकेमिकल जो स्मोक है दोस्तों, ये आपकी लॉस एंजलिस, आपने सुना होगा अमेरिका के अंदर लॉस एंजलिस जो शहर है इसके अंदर देखी गई थी। ठीक है जी, चलिए हम क्वेश्चन बात करते हैं। तो देखो जो लंदन स्मोक है इसकी खास बात दोस्तों, खास बात है कि इसके अंदर सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जैसी जो गैस हैं, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड जैसी जो गैस हैं, ये आपकी सर्दी के मौसम में, इम्पोर्टेंट बात ध्यान से सुनिए, सर्दी यानी कि विंटर सीज़न के अंदर ये जब हमारे एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, कौन कौन सी मैंने बताई दोस्तों, ध्यान रखिए, सल्फ़र डाइऑक्साइड, सल्फ़र ट्राइऑक्साइड, जब ये गैस सर्दी के मौसम के अंदर एक एरिया के अंदर एनवायरनमेंट में मिल जाती हैं, तो उस एनवायरनमेंट में कोहरा, सारी तरफ कोहरा छा जाता है। इस जो स्मोक होती है आँखों के अंदर जलन पैदा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम फोटोकेमिकल की बात करते हैं। फोटोकेमिकल में क्या होता है दोस्तों, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ओजोन गैस और हमारे पास पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट्स। मेन बात याद रखनी, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यानी कि नाइट्रोजन और ओजोन जो हैं ये मिल जाती हैं। ये कब होता है दोस्तों, ये ठेठ धूप में, धूप हो, गर्मी हो, यानी कि सूरज का प्रकाश होता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है आपको। तो क्या मैंने बताया कि जो लंदन स्मोक होगी दोस्तों वो सल्फ़र डाइऑक्साइड और सल्फ़र ट्राइऑक्साइड सर्दी के मौसम में देखने को मिलेगी। फोटोकेमिकल स्मोक जो है दोस्तों, ये जो धुआं है सर्दी के मौसम में फोग नहीं है, ये गर्मी के मौसम में जब सूरज बिल्कुल तेज़ धूप पड़ रही होगी तो गर्मी के मौसम में देखने को मिलेगी। अब इम्पोर्टेंट बात दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताने जा रहा हूँ आपको। इम्पोर्टेंट बात जो मेरी रहेगी वो ये रहेगी कि जो लंदन स्मोक है दोस्तों, जो लंदन स्मोक है इसका जो नेचर होता है वो होता है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग नेचर है दोस्तों। रिड्यूसिंग नेचर का मतलब होता है ये अपचयक प्रकार की है, अपचयक प्रकार है इसका दोस्तों, रिड्यूसिंग नेचर है। और दोस्तों जो इसका नेचर है वो है ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। यही दो कंसेप्ट यहाँ से बनते हैं, इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर यानी कि ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक। ठीक है दोस्तों, ऑक्सीजन। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है क्योंकि ये ओजोन गैस का इसमें इस्तेमाल करके ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है और ये रिड्यूसिंग यानी अपचयक नेचर की है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। ये जो लंदन स्मोक है पेपर के अंदर आ जाएगा भाई, लंदन स्मोक और फोटोकेमिकल स्मोक के बीच में आप हमें बताइए क्या होगा। तो लंदन स्मोक जो होती है सबसे पहले बात याद रखनी है सर्दी के मौसम में, फोटोकेमिकल स्मोक सूरज के प्रकाश में। लंदन स्मोक में सल्फर डाइऑक्साइड, फोटोकेमिकल में नाइट्रोजन, ओजोन और नाइट्रेट पर ऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। लंदन स्मोक रिड्यूसिंग नेचर की है और फोटोकेमिकल स्मोक किस नेचर की है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर की है दोस्तों। तो ये कंसेप्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो चुका होगा। तो दोस्तों चलिए हम अगला कंसेप्ट करते हैं, हम अपना अगले वाला कंसेप्ट। ठीक है जी, अगला कंसेप्ट हम अपना करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला कंसेप्ट जो हमारा रहेगा। अगला कंसेप्ट हमारा जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा BOD और COD। दोस्तों बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आता है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि इनकी फुल फॉर्म ही बता दीजिए आप, BOD की और COD की फुल फॉर्म। हम बहुत बार गलती कर लेते हैं। BOD जो होता है दोस्तों ये होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है जी, ये है बायोकेमिकल जैव रसायन ऑक्सीजन मांग। ठीक है दोस्तों, ये जो तरीका है दोस्तों, ये नेचुरल तरीका है, नेचुरल तरीका है। ये हम सीवेज ट्रीटमेंट यानी कि हम जब पानी को साफ़ करते हैं
उस ट्रीटमेंट के हिसाब से हम ऑक्सीजन का लेवल उसमें चेक करते हैं कि भाई वो पानी या वो चीज़ कब तक ठीक हो जाएगी। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मैं अच्छे से इसको समझाऊंगा आपको। अब COD सुन लो। COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। डिमांड का मतलब हो गया मांग, केमिकल का मतलब होता है रासायनिक। तो रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, इसका हो जाएगा जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड। तो सबसे पहले दोस्तों इनकी फुल फॉर्म आपको याद हो गई होगी। तो सबसे पहले फुल फॉर्म इसकी आपको याद हो गई होगी। BOD की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD की फुल फॉर्म है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में ये है क्या चीज़। देखो एक्चुअल में क्या है, इसको बड़े ध्यान से समझिए मेरे दोस्तों। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। मैं आपके सामने एक ये पानी का मेरे पास गिलास है। पानी के गिलास के अंदर मान लीजिए मैंने ये पानी का गिलास है। पानी के गिलास में मैं आपको समझा देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, कभी भी आपके दिमाग से कंसेप्ट ये नहीं जाएगा, नहीं निकलेगा। देखिए भाई, देखिए ध्यान से प्यारे दोस्तों, देखिए मेरे पास ये पानी का गिलास है। इस पानी के गिलास के अंदर वेस्ट मटेरियल है। पानी के गिलास के अंदर दोस्तों वेस्ट मटेरियल आपको नज़र आ रहा होगा। तो क्या होगा दोस्तों, इस वेस्ट मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए मैं बैक्टीरिया इसके अंदर छोड़ देता हूँ। जो बैक्टीरिया इस वेस्ट को डिकम्पोज करने में जितनी ऑक्सीजन लेंगे, जितनी ऑक्सीजन की वो मांग करेंगे, इस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जो बैक्टीरिया जितनी ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे उसको कहते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। दोस्तों यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बैक्टीरिया किसी वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे उसको कहेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये प्रोसेस दोस्तों स्लो होती है। क्या होता है? स्लो प्रोसेस होती है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है दोस्तों, ये मैं बता देता हूँ आपको। इसको जो BOD है दोस्तों, ये हम 3 चीज़ों की बात कर लेते हैं। अगर हम बिल्कुल फ्रेश वाटर लेते हैं, बिल्कुल ताज़ा पानी जो मानते हैं हम पीने योग्य पानी, फ्रेश वाटर के लिए इस BOD की वैल्यू 5 ppm से कम होनी चाहिए दोस्तों। तो जिसके अंदर BOD की वैल्यू 5 ppm से कम है उसको हम फ्रेश वाटर बोलते हैं दोस्तों। और जिसको हम पोल्यूटेड यानी कि पोल्यूटेड यानी कि प्रदूषित पानी, हमारी नज़रों में प्रदूषित पानी कौन सा पानी होगा? जिसके अंदर BOD की वैल्यू 17 ppm से ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी? 17 से। और जो हम सीवर का पानी होता है ना, सीवर जो आपके शहरों में गंदे नालों में जो सीवेज ट्रीटमेंट होते हैं, एक्चुअल में उन सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए ही तो इन प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए जो आपका सीवेज ट्रीटमेंट के लिए जो ppm होती है दोस्तों, वो आपकी होती है 100 ppm से 400 ppm। यानी कि इतना हाईली वो पोल्यूटेड होता है कि उसमें इतनी सारी ऑक्सीजन की डिमांड हो जाती है बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरिया जो हैं जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे उतना ज़्यादा वो डिकम्पोज कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरे हिसाब से BOD के बारे में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं किसी वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए जितनी ऑक्सीजन की मांग करते हैं उसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं दोस्तों। ये प्रोसेस स्लो होती है, तो इस प्रोसेस को फास्ट करने के लिए ही हम COD का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों। पेपर में आ सकता है बिल्कुल आपके, जो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है हम उसमें ऐसा क्या कर देते हैं कि भाई ये फास्ट हो जाती है। तो इसके अंदर हम ऑक्सीजन जनरेट करते हैं जिसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 से
ऑक्सीजन को जनरेट करते हैं। ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा जनरेट होगी उतना बैक्टीरिया उसको खाएंगे और उतना बैक्टीरिया आगे उस चीज़ को डिकम्पोज करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? तो ये हमारे एनवायरनमेंट केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे जो पेपर में ज़्यादातर पूछ ले जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम करते हैं अपना सवाल, हम करते हैं अपना क्वेश्चन। चलिए आज का हमारा जो पहला सवाल रहेगा दोस्तों, पहला सवाल जो आज का हमारा रहेगा, थोड़ी सी जो फिगर है थोड़ी सी ब्लर्ड हो गई है दोस्तों, कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, कोऑपरेटिव हैं आप सभी, आप इस चीज़ को बताइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन में बोला है आपसे, क्वेश्चन में उसने आपसे ये बोला है भाई कि आइसोबार इनमें से कौन सा है। आपको ध्यान होगा जब मैंने आपको लाइव वीडियो ली थी, आपकी लाइव वीडियो में मैंने आइसोबार के बारे में जिक्र किया था। आइसोबार का मतलब होता है समभारिक। समभारिक, समभारिक में मैंने एक बात आपको बताई थी कि जिनका परमाणु संख्या तो परमाणु संख्या तो अलग होती है, परंतु उनका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास, वो सबका क्या होता है, सेम होता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देता हूँ भाई ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ भाई ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या लिखा हुआ है दोस्तों, सबसे पहले लिखा हुआ है क्लोरीन और ऑक्सीजन। सबसे पहले क्या लिखा है मेरे दोस्तों, क्लोरीन और ऑक्सीजन। तो मैं इधर इसको लिख देता हूँ, एक तरफ लिखा है क्लोरीन और एक तरफ लिखा ऑक्सीजन। तो मुझे दूसरे पे लिखा हुआ है कैल्शियम और आर्गन, दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन। ठीक है जी, कैल्शियम और आर्गन, कैल्शियम और आर्गन लिखा हुआ है। कैल्शियम और आर्गन लिखा हुआ है। तीसरे पे लिखा हुआ है ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन और कार्बन तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है। और चौथे पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम। दोस्तों हाइड्रोजन और हीलियम। आपसे पूछा है इनमें से जो कौन सा जोड़ा है, इनमें से कौन सा जोड़ा है जो आइसोबार है, आइसोबार है। तो मुझे बताइए जो क्लोरीन होता है ना दोस्तों, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 हुआ करता है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक मास हम इसका 35 होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और एटॉमिक मास 16। तो दोस्तों देखो ना तो इनके परमाणु संख्या सेम है, ना परमाणु द्रव्यमान सेम है, तो ये तो इसका ऑप्शन हो ही नहीं सकता। अगला कैल्शियम। दोस्तों जो कैल्शियम है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, एटॉमिक मास होता है 40। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, एटॉमिक मास होता है 40। तो दोस्तों ये जो होगा आपका, ये जो है जिनका एटॉमिक नंबर अलग अलग है, एटॉमिक मास सेम है, तो एटॉमिक मास अगर सेम है इसका तो उसी को तो बोलते हैं हम समभारिक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, कैल्शियम और आर्गन। इस कंसेप्ट को अगर आपको बहुत ध्यान से और समझना हो तो जो मैंने लाइव वीडियो आपकी ली थी, उस लाइव वीडियो के अंदर आप अच्छे से कंसेप्ट और भी समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा आपके सामने दे रखा है। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने पायरोलूसाइट। पायरोलूसाइट जो है वो किसका एक अयस्क है। पायरोलूसाइट जो होगा वो किसका एक अयस्क होगा। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे आप ये बताइए, क्या आपने पायरोलूसाइट के बारे में सुना हुआ है? पायरोलूसाइट के बारे में सुना है तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, पायरोलूसाइट जो होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होता है MnO2। पायरोलूसाइट का फॉर्मूला होता है MnO2। तो इस बात से आपको ध्यान आ गया, Mn यानी कि मैग्नीज, मैग्नीशियम नहीं है दोस्तों, मैग्नीज, मैग्नीज। तो मैग्नीज का होता है पायरोलूसाइट। मैग्नीज का क्या होता है दोस्तों, पायरोलूसाइट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को भाई? अच्छा मुझे और बताइए आप दोस्तों, और जो है आपको किस किस का पता है? जो गैलेना होता है ना, गैलेना, वो किसका होता है दोस्तों, PbS होता है। Pb किसको कहते हैं, लेड। गैलेना किसका होता है दोस्तों, लेड का होता है दोस्तों। जो सिनेबार होता है, सिनेबार ये होता है मरकरी का, HGS दोस्तों, HGS होता है मरकरी, तो मरकरी का होता है सिनेबार।
ठीक है जी। मरकरी का क्या होता है दोस्तों, सिनेबार होता है। और दो तीन चीज़ अगर मैं आपको बताऊं, दोस्तों दोबारा सुन लीजिए, दोबारा मैं बता देता हूं आपको, दोबारा मैं आपको थोड़ा सा देखो, जो गैलेना होता है ना, गैलेना जो है ये किसका हो गया आपका, पीबीएस मतलब लेड का होता है ये, शीशा। ठीक है। उसके बाद जो मैं बात कर रहा हूँ मैं किसकी, सिनेबार की। सिनेबार ये इंपॉर्टेंट है भाई, सारे के सारे। सिनेबार जो होता है ना, सिनेबार ये आपका HGS मरकरी का होता है मेरे भाई ये। उसके बाद एक मैलाकाइट होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैलाकाइट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे तो बात सुनना ध्यान से मेरी। ठीक है। मैलाकाइट जो होता है ना मेरे प्यारे दोस्तों, आपने सुना होगा ना, तांबे के जो बर्तन है ना, कॉपर के, हरा रंग चढ़ जाता है उनके ऊपर, हरा रंग, CO3 डॉट ये होता है दोस्तों, इसकी ये होता है ना, हरे रंग की परत चढ़ जाती है इसकी, हरे रंग की परत। ठीक है। तो मैलाकाइट होता है दोस्तों कॉपर का। उसके बाद और इंपॉर्टेंट सुन लो भाई, और इंपॉर्टेंट कभी बाद में कहो रह गया, कैलामाइन जो है ना मेरे प्यारे दोस्तों, कैलामाइन जो है ना, कैलामाइन दोस्तों जिंक का होता है मेरे भाई। कैलामाइन किसका होता है, जिंक का। और पायरोलुसाइट मैंने अभी बताया आपको किसका होता है, मैग्नीज का। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे और हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। तो यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत भाई? चलिए भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे के सारे। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मेरे दोस्तों, पूरा कंसेप्ट समझाऊंगा, मेरे साथ आप बस ये जो वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जितनी भी वीडियोस इस विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पर उपलब्ध हैं सभी की सभी वीडियोस को अच्छे से आप उनको देखिए। चलिए, इसने बोला है, एक्चुअल में मैं इंग्लिश में ही बता देता हूँ, ये कह रहा है, इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम एक एटम के अंदर, उसके कक्षों के अंदर, कक्ष होता है ऑर्बिट, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरते हैं ना, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो भरते हैं, तो भरने का जो क्रम होता है ना, यानी कि भरने का जो ऑर्डर होता है ना, वो किस बात पे डिपेंड होता है, किस बंदे ने ये बोला था कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना वो ऐसे भरे जाएंगे। नहीं तो कोई इलेक्ट्रॉन, पानी का गिलास तो है नहीं भाई, पानी तो है नहीं कि हम बोतल के अंदर भर दिया हमने। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑर्बिट के अंदर होते हैं दोस्तों, ऑर्बिट के अंदर होते हैं, तो वो कैसे भरे जाएंगे। अब बंदे थे कुछ कई सारे, ये सबसे जो पहला बंदा है ना, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, ये इंग्लिश में बोलते हैं आउफबाउ। ये आउफबाउ ने अपना सिद्धांत दिया था। एक है हेजनबर्ग, एक हेजनबर्ग है, हेजनबर्ग ने प्रिंसिपल दिया था। एक है हंट्स रूल, हंट्स का नियम, ये सारे के सारे हैं। एक है पॉली। तो दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, ये सारा का सारा कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा। परमाणु में कक्षों को भरने का क्रम किससे नियंत्रित होता है, तो इस कंसेप्ट को मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो मैं बताता हूं, इसका आंसर तो आएगा आउफबाउ प्रिंसिपल। अब मैं इन सारे के सारे कंसेप्ट को वन बाय वन आपके सामने ओपन कर देता हूं दोस्तों। ठीक है जी। इन सारे के सारे कंसेप्ट को मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। आउफबाउ प्रिंसिपल, हेजनबर्ग प्रिंसिपल, हुंट्स और पाउली। दोस्तों जो मेरी ये वीडियोस है ना, ये सिर्फ सवाल नहीं है दोस्तों, सवाल के साथ कंसेप्ट है। इस वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा देख के जाना पेपर से पहले, ठीक है। पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एक क्वेश्चन में ही। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसको पूरा डिटेल में समझ लीजिए अब, ठीक है जी। इसको पूरा डिटेल में समझिए आप, इसको पूरा डिटेल में। मैंने क्या कहा, देखो सबसे पहले क्या होता है ना, सबसे पहले क्या होता है, ये आपका क्या हो गया मेरे भाई, सबसे पहले ये आपका हो गया भाई न्यूक्लियस, केंद्रक हो गया, केंद्रक। इसके बाहर है ना ये छल्ले बने हुए हैं, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। ये केंद्रक है, इसके बाहर छल्ले बने हुए हैं। इन छल्लों को बोलते हैं, पहले को बोलते हैं के,
दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सारा रहस्य यहीं सुलझा दूंगा, पूरा चैप्टर यहीं करा दूंगा आपको। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास छल्ले बने हुए हैं दोस्तों। कुछ इस तरीके से समझिए जैसे ये स्कूल का प्रिंसिपल बैठा हुआ है और स्कूल के अंदर अलग अलग क्लास हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4। हर एक क्लास जो होती है आपने देखा होगा उसमें सेक्शन होते हैं, यानी कि जब अच्छा बिल्कुल इंटेलिजेंट बच्चा होता है तो वो कहते हैं ना ए सेक्शन में गया, थोड़ा सा नॉर्मल है बी में, जो डिफ़ॉल्टर होते हैं ना या लेट एडमिशन लेते हैं वो सी सेक्शन में होते हैं। तो सेम वही कंसेप्ट है मेरे प्यारे दोस्तों, समझिए मेरी बात को। ये लेवल हैं दोस्तों, लेवल है 1 2 3, यानी के यानी पहला लेवल, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास, चौथी क्लास। आगे बात समझ में? ये सारे के सारे जो लेवल होते हैं ना, अब इनको बोलते हैं दोस्तों ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? इन सभी छल्लों को बोलते हैं हम दोस्तों ऑर्बिट। बात समझ में आ गई? ऑर्बिट बोलते हैं इसको। मैं थोड़ा सा और बड़ा करके लिख देता हूँ मेरे दोस्त, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके लिख देता हूँ। देखिए इनको मैं और बड़ा करके लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्त ऑर्बिट। ठीक है जी। अब एक जो ऑर्बिट होता है ना मेरे भाई, ऑर्बिट जो होता है उस ऑर्बिट के अंदर जो है ना वो क्लास लगती है। ऑर्बिट को आप किससे कंपेयर कर लो? क्लास से। कक्षा मान लो ऑर्बिट को, क्या मान लो? कक्ष। ठीक है जी। अब ऑर्बिट जो होगा ना, अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, सारा क्वेश्चन यहीं करा दूंगा मैं आपको। ऑर्बिट जो होगा क्लास होगी तो उनके अंदर क्या होंगे? सेक्शन होंगे। उनके अंदर होंगी आपकी सब सेल, उनको बोलते हैं सब सेल। ठीक है जी। अब जो सब सेल होंगी ना उनके अंदर बिछ रहे होंगे बेंच, उनके अंदर क्या बिछ रहे होंगे? बेंच। इसको बोलेंगे ऑर्बिटल। यहाँ तक समझ में आ गया? देखो प्रिंसिपल का कमरा है, सबसे पहले प्रिंसिपल के कमरे के सामने काफ़ी क्लास हैं, तो उन कक्षाओं को मैंने बोल दिया ऑर्बिट, जिसको हम K, L, M, N ऐसे बोलते हैं। उन ऑर्बिट के बाद हम उनको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब सेल। तो इसको आप एक प्रकार से क्लास के सेक्शन मान लीजिए, और उन सेक्शन के अंदर आते हैं बच्चे, ऑर्बिटल। ठीक है। अब जो ऑर्बिट होता है सबसे पहले, वो कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 ऐसे हमारे पास काफ़ी सारे ऑर्बिट होते हैं। सब सेल हमारे पास 4 प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की हमारे पास सब सेल होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। सब सेल कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहली सब सेल को बोलते हैं S सब सेल। उसके बाद कौन सी होती है? P सब सेल। उसके बाद कौन सी होती है? D सब सेल। और उसके बाद कौन सी होती है? एब सब सेल। ठीक है दोस्तों, ये सेक्शन है। जैसे हम तो ABCD बोलते हैं ना, तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन के सेक्शन है S, P, D और F। ठीक है जी। देखिए जो S सेक्शन है ना, अब उस X सेक्शन के अंदर, अब मैं इसको थोड़ा सा ना डिटेल में लिख देता हूँ यहाँ ना, थोड़ा सा मैं इसको काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब आपको बात तो समझ में मेरी आने लग गई, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए होता क्या है, मैंने बताया सबसे पहले ऑर्बिट था यानी कक्ष था, कक्ष यानी क्लासें होंगी 1 2 3 4 5 6। उसके बाद दोस्तों ऑर्बिट के अंदर होती हैं, उसके बाद मैंने बताया ऑर्बिट के अंदर होती हैं दोस्तों सब शेल। क्या होती हैं? सब शेल। सब सेल मैंने कौन कौन सी बताई दोस्तों आपको? सब सेल मैंने बताई S सब शेल, P सब शेल, D सब शेल और F सब सेल। ठीक है जी। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? S सब सेल जो होती है ना भाई, उसके अंदर जो है ना, S सब सेल के अंदर ध्यान से सुनना, S सब सेल के अंदर एक बेंच बिछा हुआ है। इस बेंच को हम बोल देते हैं, इस बेंच को हम बोल देते हैं भाई, अब इसकी तो आपको ज़रूरत है नहीं, ये होते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को आप एक प्रकार से ना मेज मान लो, मेज। और एक मेज, ये मेज बिछी हुई है। S जो सेक्शन है ना उसमें एक ही मेज है भाई। P जो सब सेक्शन है ना उसमें 3 है। D में 5 मेज हैं और F में कितने हैं? 7। S में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1। P में कितने मेरे दोस्तों? 3। D में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। और F में होते हैं 7। अब एक बंदा था, मैंने बताया ना पोली कहता है कि भाई एक ऑर्बिटल के अंदर तो 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये कहता है कि एक ऑर्बिटल है ना जो
पॉली कहता है कि एक ऑर्बिटल है ना, जो एक मेज है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे और दोनों क्या होंगे, अपोजिट होंगे। क्या होंगे, अपोजिट होंगे। वो क्या कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे तो क्या है, वो अपोजिट होंगे। यहां तक किसी को दिक्कत? तो जब s के अंदर एक है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, तो इलेक्ट्रॉन कितने कितने होंगे दोस्तों, बताना ध्यान से। तो s सब सेल जो होगी, अगर इसमें एक बेंच है तो इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं उसमें, मैक्सिमम 2 आए। 3 बेंच बिछ रहे हैं तो कितने आए, 6 आए। 5 बिछ रहे हैं तो कितने आए, 10 आए। और 7 बिछ रहे हैं तो दोस्तों कितने आए, 14 इलेक्ट्रॉन आए। तो यानी कि s जो सेक्शन है उसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है, p में 3, d में 5, f में 7। एक ऑर्बिटल में उसने कहा कि 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। किसने कहा, पॉली ने कहा। और वो भी कैसे आएंगे, अपोजिट स्पिन में आएंगे। एक ऊपर है तो दूसरा उसके एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एक में 2 तो 3 में 6 हो गए, 5 में कितने हो गए, 10 और 7 में कितने होंगे, 14। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब हम यहाँ तक समझ गए हैं, अब ये कंसेप्ट हम समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं, अब बात सुनिए ध्यान से, बात सुनिए अब मेरी ध्यान से। चलिए अगला, अब इसी में कंसेप्ट करते हैं हम अपना। अब जो ये नहीं बताया इसने, मैंने बताया था ऑर्बिट होता है K L M इस प्रकार से, N उसके आगे चले गए। तो जो K है ना, ये ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट, ऑर्बिट कक्ष, इसका पहला नंबर होता है भाई, इसका दूसरा नंबर होता है, इसका तीसरा नंबर होता है, इसका चौथा, ऐसे 5वां, ऐसे चलते रहते हैं। समझ में आ गई बात, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा। अब ये कहता है कि इसके अंदर अब कितने सेक्शन होंगे, नंबर ऑफ सब सेल। फिर ये आ जाएंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल, और फिर ये आ जाएंगे नंबर ऑफ, ये दिख नहीं रहा भाई यहाँ, हाँ ये ठीक है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। और ये हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये हो गया कक्षाएं, ये उनके अंदर सब सेल यानी सेक्शन कितने कितने, फिर उनमें कितने कितने मेज बिछ रहे ऑर्बिटल, और कितने कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और फिर हम इसका लास्ट में निचोड़ निकाल देंगे, यहाँ लास्ट में हम निकाल देंगे इसका निचोड़। ठीक है, लास्ट में निकाल देंगे इनका निचोड़। ठीक है जी, सुनिए ध्यान से। ये अब ये क्या कहता है कि जो क्लास है, अब जो छोटी क्लास है ना उसमें देखो बच्चे आए कम छोटी क्लास है उसमें बच्चे आए कम, तो उसका सिर्फ एक ही सेक्शन बनाया। पहला सेक्शन कौन सा था, S, उसका सेक्शन बनाया सिर्फ एक, जिसको नाम दिया 1S। ठीक है, तो दूसरी क्लास बड़ी होगी, उसमें 2 सेक्शन बनाए, पहले का नाम दिया 2S, उससे अगले का नाम दिया 2P। कोई दिक्कत मेरे भाई। तीसरी क्लास और बड़ी होगी, उसमें 3 सेक्शन हो गए, 3S, 3P और 3D। चौथी क्लास और बड़ी होगी, 4S, 4P, 4D, 4F। भाई मेरे हिसाब से दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो दोस्तों, जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये क्लास होगी भाई, छोटी क्लास पहली में एक ही सेक्शन बना, दूसरी में 2 बन गए, तीसरी में 3, चौथी में 4, पांचवी में भी 4, क्योंकि 4 ही सेक्शन हो सकते हैं मैक्सिमम। तो आपको मैंने बताया सेक्शन 4 ही है भाई। ऐसे नहीं है कि भाई जाट स्कूल की तरह 20-20 सेक्शन हो गए, हैप्पी चाइल्ड स्कूल की तरह 8 सेक्शन हो गए, सरकारी स्कूल की तरह 3 सेक्शन हो गए। ऐसा नहीं है, 4 सेक्शन फिक्स हैं। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया। अब मैंने क्या बताया, जो एक S क्लास होती है उसमें कितने मेज रखे होते हैं मेरे भाई, एक ही मेज है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हो गए, एक ऑर्बिटल हो गया। कितनी क्लास होगी, 2। S क्लास में तो एक मेज होता है, और P में कितने होते हैं, 3, तो 1 और 3 4 हो गए। एक S में होता है ऑर्बिटल, 3 P में, D में 5, 1 और 5, एक S के अंदर, पिछले उसमें देख लो स्लाइड में, P के अंदर 3 मेज बिछ रही थी, D के अंदर 5 बिछती थी, तो जोड़ोगे तो 9 होगी। अगली में मुझे खुद बताओ आप, इसमें 1 होती है S में, P में कितनी मेज है टोटल, 3, D में 5, F में 7, टोटल जोड़ोगे तो 16 हो जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई। अब इलेक्ट्रॉन है बच्चे,
एक मेज पे किसी ने, पोली ने कहा था एक मेज पे 2 ही बच्चे बैठेंगे, एक इधर मुंह कर लेगा एक इधर मुंह कर लेगा, कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं होगी। तो इसमें 2 आ जाएंगे, 1 दूनी 2, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 16 दूनी 32। तो दोस्तों ये कुछ रीजनिंग बन गई, रीजनिंग बन गई। क्या रीजनिंग होगी मेरे भाई? रीजनिंग बन गई। ये तो ज़बरदस्त वाली रीजनिंग का सवाल हो गया। अभी ये तो आपको यहाँ तक तो कंसेप्ट समझ में आ गया। वो कहता है मन मानना वो जो स्कूल है, मन मानो वो स्कूल है वो बहुत बड़ा स्कूल बन जाए, बहुत बड़ी बड़ी क्लास हो जाए, तो सबसे अंत की क्लास इसने क्या मान ली? अगर सबसे अंत की क्लास अगर n हो जाए, अगर सबसे अंत की क्लास क्या हो जाए? n हो जाए मेरे दोस्त। सबसे अंत की क्लास अगर n हो जाए तो उसमें सेक्शन तो 4 ही आने, आपको पता है सेक्शन तो 4 ही आएंगे। पर सेक्शन जब 4 आएंगे तो आप यहाँ देखो 1 है तो 1 का ये 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, तो इतना तो समझ में आ गया ना आपको। 1, 2, 3, 4 ऐसे 16, तो n है तो यहाँ क्या हो जाएगा? n का स्क्वायर। और ये उसका डबल हो रहा है, देखो 1 का 2, 4 का 8, तो ये कितना हो जाएगा? 2n स्क्वायर। तो इस बात को समझ लो मेरे भाई कि अगर n ऑर्बिट होगा, n ऑर्बिट होगा तो उसके अंदर टोटल नंबर जो बेंच डलेंगे ना तो n का स्क्वायर डलेंगे, n का स्क्वायर। और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो 2n का स्क्वायर होंगे। मेरे ख्याल से यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे भाई, जैसा मैंने आपको समझाया है। ठीक है, तो इस चीज़ को नोट कर लेना। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ। इस वीडियो को अगर समझ में ना आई तो पॉज करना, एक बार दोबारा से देख लेना, बहुत अच्छे से समझाया मैंने आपको। ठीक है, चलिए अब कंसेप्ट मैं बता देता हूँ आपको और बढ़िया वाला। अब सुन लो, अब क्या कहता है? अब ये कहता है जो मैंने आपको बताया था ना आहूबाऊ प्रिंसिपल, अब ये सुन लो क्या कहता है भाई। आहूबाऊ प्रिंसिपल, एक बंदा था आहूबाऊ नाम का, आहूबाऊ। ये बोला भाई जिस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी पहले वो जाएगा अंदर, ज़्यादा होगी वो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ? मेज पे बैठे हैं ना बच्चे, जो इलेक्ट्रॉन उसको हमने बच्चा बोल दिया, और हम बच्चे को कहाँ बिठा रहे हैं? मेज के ऊपर, ऑर्बिटल के अंदर। तो ये कहता है कि सबसे पहले बच्चे उस सेक्शन में जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होगी। अब उस चीज़ को इसने कैसे बनाया? तो आहूबाऊ प्रिंसिपल को हम n+l रूल से जानते हैं दोस्तों। किससे जानते हैं? n+l रूल। तो जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी ना, जिसमें n+l की वैल्यू कम होगी, कम, तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें जाएगा। बात समझ लो मेरी बात। ठीक है, पहले बच्चे वहाँ एडमिशन लेंगे। अरे सीधी बात है, डायरेक्ट ये तो सिंपल वाली बात है ना। पहले बच्चा डायरेक्ट 7वीं में क्लास में एडमिशन लेता है या दूसरी क्लास में एडमिशन लेगा? तो आप जानते हो इस बात को, तो दूसरी क्लास में एडमिशन लेगा। उसको आहूबाऊ ने बताया, उसने बताया एनर्जी, छोटा बच्चा है तो कम एनर्जी है, छोटी क्लास में जाएगा, उसके बाद बड़ी में जाएगा। इसको समझ लीजिए, ये n और l क्या है, n और l क्या है एक्चुअल में। देखो मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, एग्जांपल से समझाऊंगा आपको बहुत बढ़िया तरीके से। ये l है ना, जो l इसकी जो वैल्यू है ना, l की वैल्यू सुन लो। अब ये है क्या एक्चुअल में? देखो हमारे पास मैंने सेक्शन बताए, S सेक्शन, P सेक्शन और D सेक्शन और F सेक्शन। ठीक है, देखो एडमिशन लेने जाते हैं तो टेस्ट लेते हैं बच्चे का। बच्चा अगर इंटेलिजेंट है तो उसको अलग सेक्शन देते हैं, थोड़ा सा मीडियम है अलग सेक्शन देते हैं, डाउन है तो अलग सेक्शन देते हैं। सेम प्रोसीजर इस तरह से है, मैंने आपको बिल्कुल बच्चे की तरह समझाया है। मैं इसमें कोई केमिस्ट्री नहीं घुसा रहा दोस्तों, केमिस्ट्री तो अपने आप बन जाती है। देखो ये है हमारे सेक्शन, जो L है ना, L ये जो मैं बता रहा हूँ, इसको एक्चुअल में तो बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। पर वो आप टेंशन ना लो, वो आप मत समझो, बस आप तो ध्यान रखो। आपके पास तो 4 ऑप्शन आएंगे, आपको तो उसके हिसाब से करना। भाई n+l रूल बताया था सर ने, आहूबाऊ नाम का साइंटिस्ट था, वैज्ञानिक था कोई, उसने ये बात बताई थी। भाई जिसके अंदर एनर्जी कम होगी ना पहले, वो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, जिसकी ज़्यादा होगी उसमें बाद में चला जाएगा। s के लिए l की वैल्यू दोस्तों 0 होती है, p के लिए 1 होती है, d के लिए 2 होती है और f के लिए 3 होती है। ये सिंपल सी बात है। तो ये बात है।
अब अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि 4s और 4p में एनर्जी किसकी ज़्यादा है? 4s और 4p में। तो दोस्तों ये जो आगे लिखा होगा ना, ये 4 यानी कि वो जो क्लास थी ना, क्लास n, वो है ये। तो इसके लिए n प्लस एल की वैल्यू अगर मैं बात करूं, n प्लस एल की वैल्यू, तो n तो हो गया 4, l की वैल्यू कितनी थी 0, तो कितनी होगी 4। n की वैल्यू तो 4 होगी, p के लिए l की वैल्यू कितनी बताई मैंने 1, 4 और 1 5। तो दोस्तों एनर्जी ज़्यादा किसकी होगी? एनर्जी तो ज़्यादा इसकी होगी। तो इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा किसमें? जिसकी एनर्जी कम होगी उसमें जाएगा ना। देखो पेपर में अगर एनर्जी की बात पूछ ले तो ये आ गया, 4p की एनर्जी ज़्यादा होगी, पर इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा? 4s में। तो इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा दोस्तों? 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। किस में जाएगा? 4s में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा। बात समझ में आ गई? तो इलेक्ट्रॉन को भरने का जो क्रम निर्धारित किया था एनर्जी वाइज, वो आउफबाउंड ने किया था। मैं आपको एक एग्जाम्पल से और समझा देता हूँ। एक एग्जाम्पल से देखिए, एक मैंने ले लिया, मैं कह रहा हूँ 3d 4s इनके अंदर और 4p, इनमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो अब मुझे बताइए, देखो इसके लिए n प्लस एल की अगर वैल्यू देखते, n प्लस एल की वैल्यू देखो, n की वैल्यू 3 होगी, d के लिए l की वैल्यू d के लिए 2 होगी, तो कितनी होगी 5। ठीक है भाई, इसके लिए 4 होगी, प्लस s की वैल्यू 0, तो 4 ही होगी, 4p की वैल्यू होगी 1, तो कितनी होगी 5। इतना तो श्योर है ना कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s के अंदर। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएंगे? 4s में। अब इन दोनों में टाई हो गया, टाई हो गया ना, पर इनमें छोटा कौन है? फिर भी 3d। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 3d में जाएगा। उसके बाद किस में जाएगा? 4p में जाएगा। ठीक है, देखो अगर मामला टाई हो जाए ना, तो जिसमें छोटा दिख रहा था उसमें जाएगा इलेक्ट्रॉन पहले। अगर एनर्जी का पूछता ना, एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी थी इनमें? सबसे ज़्यादा हम 4p की कहेंगे, क्योंकि ये बड़ा है ना इनमें सबसे, टाई हो गया मुकाबला। एनर्जी 4p की ज़्यादा, फिर उससे कम इसकी, फिर सबसे कम इसकी। तो ये चीज़ जो किसने बताई थी? आउफबाउंड ने हमें बताई थी दोस्तों। तो ये पूरा कंसेप्ट बता दिया मैंने आपको एक कंप्लीट। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ठीक है, वीडियो देखते रहना। पुरानी वीडियो जितनी भी मैंने केमिस्ट्री की बनाई है भाई, हर एक वीडियो में क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट दे रखा है मेरे दोस्त। ठीक है, उसको जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। अगला क्वेश्चन, चलिए भाई अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया। बेहतरीन क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। ये मैं पूरी अपनी जिम्मेवारी समझता हूँ कि भाई जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, काफ़ी लेवल आपको अच्छा मिलना चाहिए क्वेश्चन का। भाई ये ना हो कि देखो सिंपल क्वेश्चन तो आपको लूसेंट से मिल जाएंगे, आप कर ले देते हो, आपको पता भी है। ठीक है, ऐसी तो प्रैक्टिस आपकी है। जो मेरा कंसेप्ट है मेन, वो ये है कि भाई जो आपका सब इंस्पेक्टर लेवल है वहाँ तक आपकी पहुँच चली जाए। मैं पूरा कंसेप्ट बता दूँ इसके पीछे। चलिए देखते हैं हम अगला अपना कंसेप्ट। भाई इसने पूछा आपको, देखिए भाई यशद पुष्प इनमें से कौन है? नहीं, फिलोसफर्स वूल किसको बोलते हैं? फिलोसफर्स वूल किसको बोला जाता है? चलिए आपके पास दे रखा जिंक ब्रोमाइड, ZnBr, जिंक ब्रोमाइड। ठीक है भाई, उसके बाद जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ZnO, जिंक नाइट्रेट ZnNO3, उसके बाद दे रखा जिंक क्लोराइड ZnCl2। चलिए भाई बताइए मुझे, देखते हैं कौन बंदा मुझे इनके बारे में बताएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ यशद पुष्प। आपने तो देखो वैसे भी सुन रखा है यशद लेपन। एक तो वैसे मैं बता देता हूँ, यशद लेपन तो आपने सुन ही रखा होगा ना। यशद लेपन जिसको हम बोल देते हैं गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजिंग ऑफ, कहते हैं ना लोहे का गैल्वेनाइजेशन करते हैं भाई जंग से बचाने के लिए। ठीक है, तो यशद लेपन में आपको पता है ना जिंक को इस्तेमाल किया जाता है, पर इसमें तो जिंक चारों के चारों ऑप्शन है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं फिलोसफर्स वूल बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो जिंक नाइट्रेट है ना दोस्तों, जिंक नाइट्रेट आपका खाद के तौर पे इसको खाद के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिंक जो क्लोराइड है ना भाई, ये जो आपकी टर्माइट
किलर होता है ना, दीमक मारने की दवाइयाँ जो होती हैं उनमें ये यूज़ करते हैं जिंक क्लोराइड को। ठीक है, गमकसीन भी सुना होगा आपने। जो गमकसीन है वो आप भी राख जो होती है, राख के अंदर मिला करके जो घर के आसपास जो छेद होते हैं ना, अब जैसे मानसून का सीज़न होता है तो उसमें पता है आपको सांप होते हैं, जो गवेरे होते हैं, ये निकलने के चांस होते हैं, तो घरों के आसपास आप गमकसीन जो है छिड़क देते हो। गमकसीन का मैं बात लिख देता हूँ, गमकसीन, गमकसीन, गैमेक्सीन, इसको बोलते हैं गैमेक्सीन। भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखना भाई, अगर अच्छा कामयाब होना है ना। फॉर्मूला होता है C6H6LCl6। गमकसीन का फॉर्मूला पेपर में पूछ सकता है भाई, C6H6Cl6 हेक्साक्लोरोबेंजीन होता है ये, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, गमकजीन, हेक्साक्लोरो, क्योंकि क्लोरीन इसमें 6 हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, एक छोटी सी बात मेरे को याद आ गई, क्या बात याद आ गई मेरे दोस्त? ये पता नहीं, सब इंस्पेक्टर है मेरे भाई, सब इंस्पेक्टर लेवल है सब इंस्पेक्टर। सुन लो मेरे दोस्तों, सुन लो, एक होता है सॉलिड होते हैं दोस्तों। ठीक है भाई, सॉलिड होते हैं ना, सॉलिड जिनको कहते हैं ठोस। ठीक है, तो 12th क्लास के अंदर ना एक चैप्टर है मेरे दोस्त, सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर है, यानी कि पदार्थ की ठोस अवस्था के ऊपर। तो जो सॉलिड स्टेट के अंदर है ना, जो सॉलिड होते हैं ना दोस्तों, सॉलिड के अंदर तो आपको पता है बहुत सारे टाइप के सॉलिड होते हैं, कोई भी चीज़ सॉलिड होती है। तो सॉलिड जो होते हैं ना मेरे दोस्तों, उनमें 2 प्रकार के डिफेक्ट, दोष होते हैं, दोष देखने को मिलते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, एक को तो बोलते हैं शॉर्टकी भाई, पता क्या है, मेरे को दिमाग में आ गया, क्या पता पेपर में पूछ ले, वैसे दिमाग में, इसको बोलते हैं शॉर्टकी। एक होता फ्रैंकल डिफेक्ट। ये डिफेक्ट होते हैं, यानी कि कोई भी सॉलिड होता है ना, तो उसके अंदर डिफेक्ट होते हैं, डिफेक्ट जनरेट होते हैं। जो पोजीशन होती है ना सॉलिड के अंदर, 2 चीज़ होंगी, 2 बंदे आपस में मिलके बॉन्ड बना रहे होंगे, तो वो अपने बॉन्ड में से निकल के इधर हो जाते हैं, यानी कि निकल के इधर हो जाते हैं। तो उधर होने से उनके अंदर डिफेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि कोई तो उस गांव को छोड़ के चला जाता है और कोई उस गांव के अंदर जाके छुप जाता है, तो एक डिफेक्ट पैदा हो गया। ठीक है, पहले बिल्कुल आदर्श गांव था, कोई आदर्श गांव था, उस आदर्श गांव में से अगर कोई आदमी वहां से छोड़ के चला जाता है तो उस गांव में डिफेक्ट आ गया ना, कि भाई तुम्हारे तो गांव में से लोग छोड़ के जा रहे हैं। तो याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो डिफेक्ट होते हैं ना, दोनों डिफेक्ट, एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये दोनों डिफेक्ट मिलते हैं मेरे दोस्त, जिसके अंदर ये दोनों डिफेक्ट मिलते हैं, जिसका नाम है सिल्वर ब्रोमाइड जो है ना मेरे भाई, ये फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल करते हैं हम इसको। तो ये एक ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये दोनों इफेक्ट मिलते हैं, शॉर्टकी भी और फ्रैंकल भी, AgBr, तो इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दिमाग में एकदम से आ गया, देखो भाई, और कहते हैं ना कई बार दिमाग में ऐसी चीज़ आ जाती है जो फ़ायदेमंद भी साबित हो जाती है। ठीक है जी, चलिए अगर हम करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। भाई कंसेप्ट के साथ क्वेश्चन चलेंगे, बिना कंसेप्ट के कुछ भी नहीं है इस जीवन में। अगर हमें कंसेप्ट पढ़ना है तो हमें जीवन में कुछ सीखना पड़ेगा। देखो हर एक क्वेश्चन में मेरा कंसेप्ट है मेरे भाई, हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट रहेगा। ये वीडियो ना आप ज़्यादा से ज़्यादा देख लेना भाई, ठीक है, ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ये होता क्लोरीनेशन, कहता है क्लोरीनेशन। भाई हम क्लोरीनेशन क्यों करते हैं पानी के अंदर, आप सभी को पता है भाई, क्लोरीनेशन कर दिया हमने। इसने खुद के रखा है भाई, क्लोरीनेशन है ना पानी को शुद्ध करने का एक तरीका, प्रक्रम मतलब होता है प्रोसेस है। क्या कहता है भाई, पानी को शुद्ध करने की एक प्रोसेस कह दी इसने। और इसने कहता जो क्लोरीन है ना वो रोगाणुनाशी है ना, डिसइंफेक्टेंट है ना भाई, रोगाणु को मार देती है। तो ये
आपका भाई इसका क्या कारण है कि ये रोगाणु को मार देती है, यानी कि इसका मुख्य कारण क्या है कि जिससे ये जो इस पानी के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। क्लोरीनेशन सभी को पता है, क्लोरीनेशन का मतलब होता है Cl2 का पानी के अंदर मिल जाना। तो ये कहता है कि इससे ऐसा क्या उत्पन्न हो जाता है कि जो ये पानी के अंदर कीटाणुओं को मार दिया जाता है। बताओ भाई, ऑप्शन देखो। सबसे पहला ऑप्शन है भाई, पानी में क्लोरीन अगर मिला देंगे तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाएगा, HCl बन जाएगा, ठीक है। दूसरा कहता है पानी में क्लोरीन मिलाने पर हाइड्रोक्लोरस, हाइड्रोक्लोरस होता है HOCl बन जाएगा, HOCl बन जाएगा, ठीक है जी। अगला कहता है पानी में क्लोरीन मिलाने पर नवजात ऑक्सीजन, नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं भाई खाली ऑक्सीजन निकलती है ये, ठीक है, ये बन जाएगी, ठीक है मेरे भाई। अगला कहता है कि पानी में क्लोरीन बनाने पर हाइड्रोजन बन जाएगा, H2 बन जाएगा। यहाँ तक देखो ये इसने क्या रखा है। अब इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ, आप इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ मेरे दोस्त, इस क्वेश्चन को आप मुझे बताओ क्या होना चाहिए, बताओ भाई क्या ऑप्शन होना चाहिए। मेरे को बताओ आप कि हाइड्रोक्लोरिक अगर एसिड बन गया, हाइड्रोक्लोरिक का मतलब तो ज़्यादा तेजाब हो जाएगा, अगर ये बन जाएगा तो पानी के अंदर तो दिक्कत हो जाएगी, हम उसको पी नहीं पाएंगे क्योंकि बॉडी के अंदर पहले ही हमारे पेट में HCl है और हो जाएगा, तो यानी कि ये तो इसका ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। अगर हम बात करें भाई पानी में क्लोरीन मिलाने पर नवजात ऑक्सीजन, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं इसको, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। जो ब्लीचिंग होती है ना, ब्लीचिंग कहते हैं ना, ब्लीचिंग हो गई भाई, कपड़े पे अगर कुछ गिर गया, कुछ खाना वगैरह गिर जाता है तो ब्लीचिंग कराने जाते हैं, ठीक है। कान के अंदर मैल घुस जाता है तो डॉक्टर ने देखा होगा आपको H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड डालता है, फिर वो जो झाग बन के मैल को बाहर खींच के ले आते हैं, वो किसका काम होता है पता है, ब्लीचिंग एक्शन होता है इसका। ये जो है ना, ये ब्लीचिंग एक्शन करते हैं, विरंजक का काम करती है ब्लीचिंग, ये विरंजक का काम करती है, विरंजक, ठीक है। पर हमने फिर पानी को हमने तो साफ करना, हम उसमें रंग थोड़ी मिटाने हैं, ठीक है। हाइड्रोजन भी नहीं बनती, क्या बनता है मेरे दोस्तों, क्या बनता है, HOCl, क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरस एसिड बनता है, हाइड्रोक्लोरस एसिड। अब देखो यहां आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है दुर्बल अम्ल है ना, दुर्बल अम्ल है, इसका मतलब हो गया भाई ये वीक एसिड है। अब ये वीक एसिड है तो इसका रीजन सुन लो भाई, पेपर में ना देखो, सब इंस्पेक्टर एक ऐसा लेवल है भाई, जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई, आप अच्छी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आप उसको छोड़ोगे नहीं। पर मेरे दिक्कत ये है ना कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, अगर हम ये वीडियो देख रहे हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन आ जाता है, सब इंस्पेक्टर का पेपर है, आगे कांस्टेबल के पेपर हैं, आगे ग्राम सचिव पटवारी के पेपर हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम है मेरे दोस्त, तो कभी भी आप HSSC को धीरे में मत आंकना कि भाई कभी ये सिंपल पेपर दे देती है, कभी इनका पता ही नहीं होता। तो अभी भी इन चीज़ों को समझिए आप, मैं बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूँ। अब इस चीज़ को समझाऊंगा मैं आपको कि ये जो HOCl है ना, ये वीक एसिड है तो है क्यों, है तो है क्यों। चलिए अब इस कंसेप्ट को मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पर, चलिए भाई देखते हैं मेरे दोस्त, ऐसा कंसेप्ट समझाऊंगा ना आप ये कहोगे कि मज़ा ही आ गया जी, मज़ा ही आ गया। क्या आ गया, मज़ा आ गया। एसिड का कंसेप्ट सुन लो भाई, एसिडिक करैक्टर सुन लो मेरे दोस्तों, क्या बोल, सुन लो, एसिडिक करैक्टर सुन लो भाई। अम्लीय गुण, कई तरीके हैं मेरे दोस्त, कई तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, आपने सुना होगा, ये आपकी मान लीजिए पीरियोडिक टेबल है भाई, क्या है ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, ठीक है भाई। पीरियोडिक टेबल में आपको पता है ना भाई, इधर जाते हैं ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है। टोटल आपको पता है लगभग 118 120 टोटल एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, ठीक है भाई। ये आपका पीरियोडिक टेबल मान लीजिए, ऐसे आपके 7 पीरियड बिछे हुए हैं और 18 आपके ग्रुप हैं, ठीक है। 18 तो आपके क्या हो गए, ग्रुप्स हो गए ना भाई। पहले ग्रुप में होता है हाइड्रोजन, दूसरे में होता है आपका बेरिलियम, ठीक है। फिर 13वां ग्रुप हो गया, 14वां 15वां, सारे के सारे ग्रुप्स होते हैं ना आपके। तो एसिडिक करैक्टर सुनिए, एसिडिक करैक्टर जो डिपेंड करता है ना मेरे प्यारे दोस्त,
एसिडिक करैक्टर जो डिपेंड करता है वो करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। किस पे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। दोबारा सुन लो, किस पे करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। लालची बंदे जितने होंगे, लालची बंदे, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है जो बंदा लालची, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब जो बंदा लालची, इलेक्ट्रॉन का बिल्कुल इलेक्ट्रॉन को छोड़ ही नहीं रहा जो। एसिडिक करैक्टर का मतलब किससे है? इलेक्ट्रो नेगेटिव। पहला तो कंसेप्ट हो गया ये। इलेक्ट्रोनेगेटिव को मैं हिंदी में मतलब अपने लैंग्वेज में लिख दूं तो क्या हो गया? लालची। ठीक है भाई, लालची। पीरियोडिक टेबल समझ में आ गई ना? लालची। सबसे लालची हम किसको बोलते हैं अपने हिसाब से? फ्लोरीन को बोलते हैं ना भाई। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं ना भाई। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव किसको बोलते हैं मेरे दोस्त? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। आप सभी समझदार हो यार, आप सभी को पता है हम मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऋणात्मक, इसको मैं तो लालची बोल गया, इसको आप अपनी यहाँ की लैंग्वेज में बोलते हैं ऋणात्मक, जिसके ऊपर ऋणात्मक हो, यानी कि जो ये चाहता है भाई कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इलेक्ट्रॉन कहीं दिखना चाहिए, चाहे वो नाली में पड़ा हो, चाहे वो अंतरिक्ष में भाग जाएगा लेने, तो कौन है? फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है मेरे भाई? फ्लोरीन। फ्लोरीन इधर पड़ता है। तो मैंने बताया एसिडिक करैक्टर जो होगा ना, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे, देखो ये हो गया ऊपर से नीचे, ठीक है, और ये हो गया बाएं से दाएं। ठीक है मेरे भाई। अब ये ऊपर से नीचे और बाएं से दाएं, मैं दो बात का जिक्र कर रहा हूँ। जो मेरे इधर वाला हिस्सा ना, देखो पीरियोडिक टेबल है दो प्रकार की, मेरा जो इधर वाला हिस्सा है और एक हो गया, देखो पीरियोडिक टेबल को मैं दो हिस्सों में बांट देता हूँ मेरे दोस्त। इस बहुत ध्यान से समझाऊंगा मैं, एक एक चीज़ समझाऊंगा। पीरियोडिक टेबल दिखी इधर और उधर। देखो जो पीरियोडिक टेबल में इधर वाला, जैसे सामने से पीरियोडिक टेबल आप देखते हो तो इधर वाले हिस्से को बोलते हैं लेफ्ट हिस्सा, है ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट हिस्सा। यहाँ लगभग लगभग धातुएं हैं मेरे दोस्त। क्या है यहाँ? धातुएं। और जो धातुएं होती हैं ना वो लालची नहीं होती, धातुएं तो दानी होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स को देना जानती हैं। तो यहाँ धातुएं हैं, यहाँ है ज़्यादा से ज़्यादा अधातुएं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है दोस्तों? यहाँ अधातुएं हैं। अधातुएं हैं दोस्तों, पैसे की लालची हैं, इलेक्ट्रॉन्स की लालची हैं, इलेक्ट्रॉन्स लेना जानती हैं। तो इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इधर लालचपन ज़्यादा है। पीरियोडिक टेबल अगर आप इसको मानता हूँ तो इधर हैं दानवान बंदे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव बंदे, मेटल्स, धातु पैसे को दान करती हैं। तो लेफ्ट साइड में कौन है? धातु हैं। इधर कौन है? अधातु हैं। तो अगर हम बात करें बाएं से दाएं और ऊपर से नीचे, तो ऊपर से नीचे यहाँ की मैं बात करता हूँ ओवरऑल, तो ऊपर से नीचे एसिडिक करैक्टर जो है घटता है। ठीक है, एसिडिक करैक्टर क्या हो रहा है? घट रहा है। एसिडिक करैक्टर क्या है? घट रहा है। और बाएं से दाएं एसिडिक गुण क्या है? बढ़ता है। ठीक है, ये मेरी बात ध्यान से सुन लोगे आप समझ में आ गई। किसके लिए? धातुओं के लिए। बाएं से दाएं बढ़ रहा है और ऊपर से नीचे घट रहा है। बात समझ में आ गई दोस्त? समझ में आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत? एसिडिक करैक्टर किस पे डिपेंड करता है? ऋणात्मकता के ऊपर, लालचपन के ऊपर। जिसका जितना लालच होगा, जिसमें जितना लालचपन भरा होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जिसमें जितना धनात्मक इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर होगा उसके अंदर उतना बेसिक करैक्टर होगा। अब मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझाता हूँ भाई, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। देखो भाई, एग्जाम्पल से समझो मेरे दोस्त। एग्जाम्पल नंबर आपके सामने लिया, एक तरीके से समझाऊंगा भाई। देखो ये है आपके पास, सबसे पहले इधर मेरे पास लिथियम हो गया, ठीक है। चलो ये लेता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, NH3 H2O और HF, ठीक है। सभी के अंदर आपको कौन सा गुण बताना है भाई? सभी के अंदर आपको बताना है, सभी के अंदर बताना अम्लीय गुण, अम्लीय गुण, एसिडिक नेचर।
दोबारा सुन लो मेरे दोस्त, 4 बात बताऊंगा, 4 बात में क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट जो पेपर में आ सकता है। मैंने कहा एसिडिक जो नेचर है वो लालचपन पे डिपेंड करता है। लालची कौन है? अधातुएं। लालची कौन है? अधातुएं। और अधातुएं आपकी जो पीरियोडिक टेबल है, जो आपकी आवर्त सारणी है, उसमें आपकी इधर वास करती हैं, यानी कि राइट साइड में वास करती हैं, और लेफ्ट साइड में कौन होती है? धातु। अब अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मेन कौन है? मेन बंदे को देखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब मुझे ये बताओ भाई, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में बहुत लालची बंदा कौन है? आप कहोगे जी फ्लोरीन है। तो जहां लालच वहां एसिडिक करैक्टर ज़्यादा। जहां लालचपन आ गया ना, वहां एसिडिक करैक्टर ज़्यादा। तो पहला कंसेप्ट हो गया लालचपन से। पहला कंसेप्ट एसिडिक का किससे? लालचपन से। जहां लालचपन वहां एसिडिक करैक्टर। तो ये जो क्वेश्चन हो गया, ये किस कंसेप्ट से बताया मैंने? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के हिसाब से। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी के हिसाब से मेरे दोस्त मैंने ये वाला कंसेप्ट, ये जो क्वेश्चन कराया वो किस हिसाब से कराया? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋणात्मकता के हिसाब से कराया। किसके हिसाब से कराया? ऋणात्मक क्षमता। भाई जिसकी ऋणात्मक क्षमता ज़्यादा वो उतना एसिडिक। ठीक है जी। चलिए दूसरा कंसेप्ट करिए। एसिड के बारे में आपने क्या बता रखा है? भाई एसिड वो होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दें। ये भी तो सुना है आपने, ये भी तो सुनते आ रहे हो आप बचपन से कि एसिड किसको कहते हैं? जो हाइड्रोजन आयन को जल्दी छोड़ दें। और बेस किसको कहते हैं? जो OH हाइड्रोक्साइड आयन को जल्दी छोड़ दें। तो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दें, उनको एसिड बोलते हैं। तो अब मुझे ध्यान से, अब मैं क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं। अगला क्वेश्चन मेरा देखो, ये है आपके सामने। HF, HCl, HBr और HI। ध्यान से समझना मेरे दोस्त। HF, HCl, HBr और HI, इनके अंदर बताइए ऐसा इनमें कौन है जो हाइड्रोजन को जल्दी छोड़ देगा? हाइड्रोजन को छोड़ने का मतलब है जो बंदा कम लालची है ना भाई, वही तो छोड़ेगा। जो लालची है वो तो पकड़ के बैठ जाएगा। लालची इनमें कौन है? जो छोटा बंदा होता है वो लालची, क्योंकि फ्लोरीन है लालची, क्लोरीन उससे बड़ा, ब्रोमीन उससे बड़ा, आयोडीन उससे बड़ा। तो जो बड़ा बंदा है वो फिर भी रहम कर लेगा, हाइड्रोजन को छोड़ देगा। फ्लोरीन जो है ना कंजूस है, बोला बड़ी मुश्किल से तो तू हाइड्रोजन मेरे हाथ आया है, तेरे को नहीं छोड़ूंगा। तो इनमें से हाइड्रोजन को जो जल्दी डोनेट करेगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत? तो ये किसके ऊपर आ गया? ये आ गया आपका हाइड्रोजन के हिसाब से। हाइड्रोजन को रिलीज, हाइड्रोजन को जो जल्दी रिलीज कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। तो इन सभी में स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा मेरे दोस्त? HI हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? 2 कंसेप्ट आ गए एसिडिक के। तीसरा कंसेप्ट देख लो भाई। अब तीसरा कंसेप्ट देख लो। तीसरा कंसेप्ट है, सुन लो। तीसरा कंसेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीडेशन संख्या ज्यादा तो, ऑक्सीडेशन संख्या ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा। ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक नेचर ज्यादा, या ऑक्सीजन ज्यादा तो भी एसिडिक नेचर ज्यादा। ठीक है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया ना आपको, HClO हाइड्रोक्लोरस एसिड, HClO2, HClO3, HClO
4। यहाँ बीच में कौन आ गया? क्लोरीन, 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 क्लोरीन। एक नया कंसेप्ट भी आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। नया कंसेप्ट भी आपके पास आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीजन ज़्यादा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा। ऑक्सीजन किस में ज़्यादा? इसमें ज़्यादा, तो ये सबसे ज़्यादा एसिडिक, तो वो स्ट्रॉन्ग। और ये हमने बताया था ना, अभी बताया था, दुर्बल क्लोरीनेशन में बनता है ये, दुर्बल अम्ल, वीक एसिड। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी पेपर में आ सकता है मेरे दोस्त। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं ये भी पेपर में आ सकता है भाई। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे? जैसे मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, मैं यहाँ तक समझ में आ गया मेरे भाई? देखिए मैंने 4 ऑप्शन लिए थे, जिसके अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा थी या जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है, बीच वाले का, नॉन मेटल है ये सारी की सारी, अधातुएं हैं। अधातुएं लालची होती हैं, तो लालची बंदों के अंदर ही अम्लीय गुण होता है मेरे भाई। यही बात नोट करना, बार बार मैं एक ही बात समझा रहा हूँ, ठीक है। जो धातु होती हैं उनके अंदर एसिडिक गुण नहीं होता, उनके अंदर क्षारीय बेसिक होता है। अब ऑक्सीडेशन नंबर सुन लो, ऑक्सीडेशन नंबर सुन लो भाई। मान लीजिए आपसे यही पूछ लिया भाई, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओ, क्या होगा? पेपर में आ सकता है। और एग्जांपल ले लिया कि MnO4 ले लिया, मैग्नीज का पूछ लेगा, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। जिस चीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर पूछा उसको मान लीजिए X। क्या मान लीजिए? X। क्लोरीन है। हाइड्रोजन जो होता है, अगर ये आगे लग जाए तो प्लस का 1 चार्ज, पीछे लग जाए तो माइनस का 1 चार्ज। तो हाइड्रोजन का आगे लगा तो प्लस का 1 चार्ज, क्लोरीन को हमने मान लिया X। ऑक्सीजन पे सभी जानते हैं ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका माइनस का 2 हो जाएगा। टोटल बंदे कितने हैं? 3 = 0, क्योंकि इस पूरे के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो बराबर में कर दिया 0। 1 + x माइनस का 6 = 0, x माइनस का 5 = 0, तो x की वैल्यू आ गई प्लस का 5। यही इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ठीक है। ये भी मैं अच्छे से समझाऊंगा आपको। पोटेशियम देखो, इसका निकालना है, मैग्नीज को मान लिया x। पोटेशियम जो होता है उसके प्लस का 1 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे भी बताया माइनस का 2 है, कितने टोटल? 4 = पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, 0। 1 + x माइनस का 8 = 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस का 7 आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन आप समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अपना। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन भाई थोड़ा सा ब्लैक हो गया ये, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की। देखो क्वेश्चन समझ लो भाई, बस क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो चांदी के बर्तन होते हैं ना, चांदी के जो बर्तन होते हैं ना, ये कह रहे चांदी के बर्तन जो होते हैं, चांदी के बर्तन काले क्यों हो जाते हैं? सीधी सी बात है भाई, चांदी के जो बर्तन हैं, चांदी की चेन पहन लेते हो आप कई बार। अच्छा चांदी का, तांबे का तो मैं पीछे करा ही दिया ना मैंने, मेलाकाइट बताया था, याद करो। तांबे के हरे, लोहे के भूरे, भूरे लाल क्यों जाते हैं? चांदी के बर्तन जो काले होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है, चांदी के ऊपर Ag2S सल्फाइड की परत चढ़ जाती है भाई। सॉरी, ये मैं थोड़ा सा, हाइड्रोजन सल्फाइड की परत चढ़ जाती है। किसकी? सल्फाइड की। सल्फाइड की परत चढ़ने की वजह से ना ये काले हो जाते हैं भाई, ठीक है। तांबे के हरे क्यों हो जाते हैं? तांबे के हरे पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, तांबे के हरे हो जाते हैं इसकी परत चढ़ने से। कॉपर का कार्बोनेट, CO3 को कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड,
इसकी परत चढ़ने से हो जाते हैं, ठीक है 5 मिनट और, ठीक है, ठीक है, इसकी वजह से हो जाते हैं भाई, ठीक है। तांबे के तो हरे, चांदी के काले, सल्फाइड। और ये देख लो भाई, सुन लो, अंडे की जो कई बार अंडे घर पे ला के रख लेते हैं करेट बॉडी बिल्डर बनने के लिए, और वो अंडे रख के भूल जाते हैं। अंडे रख के भूल गए तो उसमें से जो स्मेल आई ना मेरे दोस्त, वो इसी की आती है, H2S की, हाइड्रोजन सल्फाइड की। ध्यान रखना, जो सड़े हुए अंडे होते हैं ना, सड़े हुए अंडे, रोटन एग्स बोलते हैं, वो गल जाते हैं, सड़े हुए अंडे रोटन एग्स, उनमें से भी हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल आती है, ठीक है भाई। यहाँ तक मेरे ख्याल से तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्तों। हाँ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहले बात तो सुन लो, नहीं है यानी कि गलत, इनकरेक्ट। ग्रेफाइट के बारे में ठीक है भाई, देखो ग्रेफाइट के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह कार्बन का सर्वाधिक स्थायी अपरूप है, यानी कि एलोट्रोप। एलोट्रोप तो ये तो कार्बन का एलोट्रोप है भाई। इसके और भाई कौन कौन है? इसका भाई पता कौन कौन है? और हीरा और फुलरीन। हीरा और फुलरीन भाई, ये सारी की सारी जो वीडियोस है ना, आपको विजय शर्मा हिस्ट्री चैनल पे उपलब्ध होती रहेंगी। पुरानी जितनी वीडियो मैं करवा रहा हूँ ना, सारी ज़रूर देख लेना मेरे दोस्त। मेरे हर एक क्वेश्चन में कंसेप्ट होता है, सिंपल क्वेश्चन मैं कभी भी नहीं कराता। मेरी आदत है कि क्वेश्चन को क्लियर कराऊँ। एलोट्रोप बिल्कुल ठीक है, यानी कि ये तो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है भाई, पर इसने तो नहीं है पूछा है ना। यह विद्युत चालक है, क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है? बिल्कुल भाई गुड कंडक्टर है यार, ये तो बिल्कुल गुड कंडक्टर है। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बिल्कुल ठीक है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है भाई, ठीक है। शुष्क दशाओं में यानी कि कई जगह पे यह अच्छा स्नेहक, स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट, बिल्कुल सही बात है, लुब्रिकेंट पे भी यूज करते हैं इसको हम, सॉलिड उसमें लुब्रिकेंट मशीन में करते हैं भाई। कोयले का रूप है ये, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत, कोयले का रूप नहीं है यार। कोयले के तो एंथ्रासाइट, कोयले के तो पता क्या क्या है? एंथ्रासाइट, लिग्नाइट भूरा कोयला, लिग्नाइट भूरा, एंथ्रासाइट उत्तम, पीट बेकार वाला, जो सबसे बेकार है, एक क्या कहते हैं, बिटुमिनस, है ना। कोयले के तो ये प्रकार है मेरे भाई, तो ये आ जाएगा इसका ग्रेफाइट। अच्छा ग्रेफाइट का ना एक क्वेश्चन और आता है मेरे दोस्त, देखो इसको बड़े ध्यान से समझना मेरे दोस्त, इस बात को मैं समझा देता हूँ आपको भाई, इस बात को ना, ये मेरी बात बड़े ध्यान से सुनना यार, मैं काफ़ी चीज़ें आपको अच्छी समझा देता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो एक होता है जर्मन सिल्वर, सिल्वर मतलब अपने आप में कहते हैं एजी, ठीक है। और एक होता है लेड पेंसिल, लेड पेंसिल और सिल्वर। देखो लेड को बोलते हैं पीबी। देखो लेड, जर्मन सिल्वर जो होता है ना, उसमें होता है कॉपर, जिंक और निकिल, यानी कि इसमें चांदी जो है ना, चांदी 0% है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में चांदी 0% है। लेड पेंसिल जो होता है ना, वो मेरे दोस्तों ग्रेफाइट को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? ग्रेफाइट को। इसमें ना जो लेड है ना, लेड पीबी, पीबी होते हैं ना लेड, जीरो %। ये ध्यान रखना भाई, कभी आप ये सदमे में रह जाओ भाई, लेड पेंसिल के अंदर लेड कितना होगा, तो लेड 0% होता है, ग्रेफाइट बोलते हैं इसको, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं मेरे दोस्तों। चलिए ये सारी वीडियो दोबारा कहता हूँ, शेयर करते रहना, सब्सक्राइब करते रहना, अच्छी लगे लाइक करना भाई, और जो अच्छी ना लगे ना,
दिल ठोक के डिसलाइक करना। जैसा कमेंट मन में आएगी, अगर आपको समझ में नहीं आती, बढ़िया नहीं लग रही, तो बिल्कुल डिसलाइक कर देना। पूरा पूरा अधिकार है आपका। जो आर्टिकल्स हैं, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, बिल्कुल हमें गारंटी देता है कि अगर हमें कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो हम उसका खुल के बहिष्कार करें, और अच्छी लगती है तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो सामने वाला बंदा है ना, उसका हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये वाला सवाल, और ज़बरदस्त कंसेप्ट है मेरे दोस्त। चलिए ज़बरदस्त कंसेप्ट है भाई, कंसेप्ट सारे ज़बरदस्त है अपने पास। सिंपल क्वेश्चन जो होगा वो तो मैं सोच के चल रहा हूँ भाई, आपको आता है। मैं सोच के चल रहा हूँ कि आपको पता है, आपको ये पता है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने, हेनरी बेक्वेरेल ने। अल्फ़ा बीटा गामा होती हैं, ये मैं समझ के चलता हूँ कि आपको पता होंगी। चलिए ये चीज़ देखते हैं। ये कहता है ना, ये एक रिएक्शन है, देखी देखी रिएक्शन लग रही है मेरे भाई। ये एक रिएक्शन है, ये आयरन है, ये है लोहा। क्या है भाई? ये लोहा, आयरन है ये, ठीक है। ये कहता है एक रिएक्शन हो गई, ऑक्सीजन। ये कहता है एक रिएक्शन हो गई। हो गई तो अभी क्या करें? हो गई तो हो गई। ये कहता है कि भाई इसमें से असत्य कथन बताइए। भाई जबरदस्त कंसेप्ट है, समझा दूं अलग से? अलग से समझा देता हूं मैं आपको दोस्तों। सबसे पहले सबसे तेज इस कंसेप्ट को समझने वाले बन जाओगे आप, इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। ले भाई देखिए, क्वेश्चन पता क्या था? क्वेश्चन था अपने आप में ऐसा कुछ क्वेश्चन था, ये था ना। एक बार मैं थोड़ा सा ये देख लेता हूँ क्वेश्चन में। Fe3+6O2, ठीक है, Fe3+O2 नेगेटिव, ठीक है भाई। ये कंसेप्ट है भाई, बड़े ध्यान से समझिए मेरे दोस्त। देखो कोई भी बंदा इस दुनिया में अकेला है ना, कोई भी बंदा अकेला पड़ा है तो शांत है, उसको किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, उसके ऊपर ज़ीरो चार्ज है। कोई भी बंदा खाली पड़ा है, छोटा बच्चा है, कोई टेंशन ही नहीं है, कोई आप जब तक आपको दुनियादारी का ज्ञान ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है, तो कितना चार्ज है? ज़ीरो। जैसे ही दुनियादारी में आए, आपस में मिले तो इलेक्ट्रॉन्स आदान प्रदान हुए। एक बंदा दानी बना और दूसरा बना लालची। तो दानी कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स को दे दे, और लालची कौन होता है? जो इलेक्ट्रॉन्स की कोड़ी भर ले। जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मैंने लाइव क्लास में बार बार जिक्र किया, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा इसका मतलब वो कहीं इलेक्ट्रॉन देकर आया है, और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ उसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। तो जो लोहा है यहाँ पर, वो 0 से 3 पॉजिटिव पे पहुँच गया, यानी कि वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके आया है। डोनेट मतलब दान दिए हैं, यानी कि उसने इलेक्ट्रॉन को दान दिया है। दान दिया। ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव आया, तो ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए यानी कि गेन किए हैं, गेन, ठीक है। तो केमिस्ट्री में कहते हैं कि जब जब इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा और जब जब इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, तो इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, तो उस रिएक्शन को तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जब गेन होगा उस रिएक्शन को बोलते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को तो हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकरण, और रिडक्शन को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं दोस्तों? अपचयन। सिंपल सा कंसेप्ट है। जिस बंदे ने पैसे दान किए, तो इलेक्ट्रॉन का जब डोनेशन होता है तो उस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है तो उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं। अब एक बात और नोट करिए, जिस बंदे का ऑक्सीडेशन होता है वो बंदा रिड्यूसिंग एजेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? रिड्यूसिंग एजेंट। क्योंकि एक बात बताइए, अगर
आयरन ने, लोहे ने इलेक्ट्रॉन दान किए हैं, तो दान तो किए तो दूसरे के लिए किए ना, तो दूसरे का लोहे ने दूसरे का क्या करवाया, क्योंकि लोहे ने जो इलेक्ट्रॉन दिए दूसरे को दिए, तो दूसरे का क्या हुआ, रिडक्शन। तो लोहे ने किस चीज की भूमिका निभाई, रिड्यूसिंग एजेंट की, अपचयक की। किसकी, अपचयक की। और ऑक्सीजन ने तुरंत उन इलेक्ट्रॉन को झपट्टा मार लिया, तो झपट्टा मारा तो लोहे का क्या कराया, ऑक्सीडेशन कराया। तो जिसने ऑक्सीडेशन कराया खुद को रिडक्शन करा लिया, वो कौन सा एजेंट हो जाएगा भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरी बात ध्यान से समझ लो, जिसके ऊपर जो प्रोसेस होती है ना, जैसे लोहे ने अपने ऊपर तो ऑक्सीडेशन कर ली, तो दूसरे का क्या करवाया, रिडक्शन, तो कौन सा एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। जिसने दूसरे का ऑक्सीडेशन, तो दूसरे का क्या करवाया, ऑक्सीडेशन, तो क्या बन गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सी कारक। अब जो सवाल है ना उसको ध्यान से समझिए, सवाल को ध्यान से समझना। अब आपके सामने सवाल आएगा, सवाल था दोस्त, सवाल था ये, सवाल था ये, सवाल था ये। अब मेरे को बता दो, लोहे का क्या हुआ, खुद का तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो पहली बात तो जब दो प्रोसेस इकट्ठी हो जाएं जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस इकट्ठी हो रही हैं, तो उसको रेडॉक्स बोलेंगे। तो बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो मैंने पूछा असत्य बताना है भाई। कभी पेपर में ये ध्यान रखना, अपने क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए। 90% जो होता है ना आंसर, वो क्वेश्चन पे डिपेंड होता है भाई। तो ये तो इसने ठीक है, ये कह रहा आयरन धातु अपचयक की तरह काम कर रही है। अपचयक मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। और अभी तो मैंने बताया लोहे का खुद का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीजन का क्या कर रहा है, रिडक्शन। तो ये भी बिल्कुल ठीक कही। वो मेरी कंसेप्ट देखो ना, कंसेप्ट देखो मेरे दोस्त, कंसेप्ट देखो। लोहे का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ ना, लोहे ने डोनेट करा ऑक्सीडेशन, तो कौन सा एजेंट बना, रिड्यूसिंग। तो वही तो पूछ रहा है। तो लोहा तो अपचयक हो गया ना इसके अंदर, लोहा तो क्या हो गया, अपचयक हो गया भाई। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। O2 ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है, O2 ऑक्सीजन बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। और ऑक्सीजन तो भाई हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वैसे भी ध्यान रखना। ठीक है, कह रहा है लोहे से जब Fe3+ बना तो कह रहा है अपचयन हो रहा है, मतलब रिडक्शन हुआ। रिडक्शन का मतलब क्या होता है, गेन हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। अरे आपको कह रहे भले मानस, जो लोहा है उसने तो दान दिया भाई। जो बंदा दान देता है उसका तो क्या होता है, 3 इलेक्ट्रॉन दान दिए हैं भाई, जब भी तो पॉजिटिव चार्ज आया है, इलेक्ट्रॉन दान दिए हैं तो ऑक्सीडेशन होगा। तो ये बात गलत है, ये बात सरासर गलत है। ये पूरी प्रोसेस दोस्तों समझ में आ गई कि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी वीडियो को पॉज करके बार बार देखना भाई, जब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं भाई। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये मैं बताऊं, आप टूट के पढ़ोगे, इसके ऊपर टूट के पढ़ोगे भाई, ये बात की मेरी गारंटी है। क्वेश्चन पे टूट के पढ़ोगे आप। अगर पेपर में आपके आ गया ना ये क्वेश्चन, इसके ऊपर जान दे दोगे आप इस क्वेश्चन के ऊपर। क्यों, ये क्वेश्चन गलती नहीं करना, गलत कर दिया तो फिर फायदा क्या है। ये कहता है ये हाइड्रोजन के ऑक्साइड, हाइड्रोजन के ऑक्साइड यानी कि H2O हो गए, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 हो गए, सल्फर के ऑक्साइड SO2 SO3 यानी कि ऐसे हो गए। ये कहता है अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। कहता है अम्लीय वर्षा किसकी वजह से होती है भाई, बताओ, शाबाश, सबको पता है। नाइट्रोजन के और सल्फर के जब ऑक्साइड हवा में मिल जाते हैं दोस्तों, तो सॉरी पानी में मिल जाते हैं, तो आपका जो है ना, जब पानी में मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, एसिड वर्षा हो जाती है। मथुरा की रिफाइनरी जो है उसका आगरा के ताजमहल पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अम्लीय वर्षा से फसल खराब हो जाती है, फसल चक्र बदल जाता है। अम्लीय वर्षा जो है वो जो पानी है उसको गंदा कर देती है। तो इसका आंसर आ जाएगा केवल 2 और
3, ये इस सवाल का आंसर आ जाएगा। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया आपको, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन छोटा सा भाई, जो शुक्र ग्रह का वातावरण है ना, शुक्र का वातावरण है ना, शुक्र का वातावरण, उसमें गैस होती हैं, शुक्र के वातावरण में गैस हैं। तो देखो सल्फ्यूरिक एसिड होता है भाई शुक्र के वातावरण में। शुक्र ग्रह ना, जो इंग्लिश में क्या कौन सा बोलते हैं ग्रह, वीनस, H2SO4, ठीक है। शुक्र का ग्रह कौन से, सल्फ्यूरिक एसिड जो है उसके छल्ले हैं, उसमें धुआं है, ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, लास्ट क्वेश्चन भाई आज का, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु, लिथियम होगी इनमें और ओस्मियम। ओस्मियम का 76 होता है एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3 होता है, ठीक है। ओस्मियम जो होती है सबसे भारी, लिथियम इनमें सबसे हल्की, गैलियम जो होती है वो लिक्विड होती है, तरल अवस्था की होती है। ये सारी बातें आपको मैं एक बार बता देता हूँ। तो इसका आंसर आ जाएगा लिथियम और ओस्मियम, ठीक है। लिथियम और ओस्मियम सबसे हल्की और सबसे भारी धातु, ठीक है भाई। चलिए अब एक छोटा सा कंसेप्ट अगर आप, ठीक है। तो दोस्तों ये वीडियोस जो हैं वो आपको विजय शर्मा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को जितना आप शेयर और सब्सक्राइब करोगे दोस्तों, देखो फ़ायदा क्या होता है, फ़ायदा और नुकसान हमारा आपस का ही होता है। जितनी ज़्यादा आप वीडियो को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा इसको लाइक करोगे, डिसलाइक करोगे, मज़े लो इस वीडियो को। देखो वीडियो को पोज करके बार बार देखो, उत्साह से देखो। एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है जो आपको मैंने केमिस्ट्री की तरह समझाया हो। मैंने आपको बिल्कुल एक दोस्त की तरह समझाया, रियल लाइफ की तरह समझाया। आपको कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन बिठा के दिखा दिए, सेक्शन बना दिए, जाट स्कूल में पहुंचा दिया आपको, हैप्पी चाइल्ड स्कूल में पहुंचा दिया आपको। अभी भी अगर कोई दिक्कत है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख देना। अगली जब भी मैं क्लास लूँगा, लाइव क्लास, तो उस मेरे दोस्त का कमेंट ज़रूर देखा जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।